नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो 100 प्रश्नों का है, उसका अगला सीरीज आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और यह एग्ज़ाम में हूबहू यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप हल्के में ना लें। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को बने रहें। और अगर जो भी नए व्यूअर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसे लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करना है दोस्तों। ठीक है। अभी एग्ज़ाम का डेट देखिए एक्सटेंड हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द निकलेगा, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से पढ़ाई में बने रहना है। और पढ़ाई में बने रहने के लिए MSH क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। MSH क्लासेस के साथ अगर आप जुड़ जाइएगा तो आप पढ़ाई से दूर नहीं हट पाइएगा, चाहते हुए भी नहीं हट पाइएगा, क्योंकि MSH क्लासेस आप लोग को हटने ही नहीं दिया जाएगा, हटने ही नहीं देगा, क्योंकि यह हर एक दिन प्रैक्टिस सेट लेके आएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप ना चाहते हुए भी इस वीडियो लेक्चर को देख पाइएगा। ठीक है, जिससे कि आप पढ़ाई पे कंटिन्यूअसली बने रहिएगा और अच्छा स्कोर कर लीजिएगा नागपुरी में। ठीक है। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा कि सारा सेटिंग से होता है, तो सेटिंग वगैरह का देखिए, उसको सिर्फ आप अपनी बहाना, अपनी कमी को छिपाने के लिए ये बहाना ढूंढा जाता है। तो इस बहाना से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में दीजिए। और पढ़ाई में जब अपना समय दीजिएगा दोस्तों, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। और 100% रिजल्ट के लिए आपको MSH क्लासेस के साथ जुड़ना ही होगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक MSH क्लासेस का PDF आप परचेस नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन के बाद इसका प्राइस जो है, PDF का प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप उससे पहले ही जल्द से जल्द खरीद ले। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस कड़ी में देखते हैं। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आज का, ईसाई पादरी मन नागपुरी लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल कर लें। अब देखिए, ईसाई पादरी दोस्तों कौन है, अंग्रेज लोग हैं। अब अंग्रेज लोग हैं तो वो लोग तो कैथी में लिखेंगे नहीं, देवनागरी हिंदी में लिखेंगे नहीं, बंगला में लिखेंगे नहीं, वो लोग इंग्लिश में लिखेंगे। और इंग्लिश के लिए दोस्तों जो लिपि यूज होता है वह क्या होता है, रोमन लिपि। तो यहाँ आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन लिपि अगर हम लोग बात करें तो वह कौन सा लिपि हो जाएगा, तो रोमन लिपि हो जाएगा। ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागपुरी का नावा व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है। अब यहाँ पे नागपुरी का जो नावा व्याकरण है दोस्तों, देखिए व्याकरण तो पहले से बहुत सारा आया है, ईसाई पादरी लोग बहुत सारा व्याकरण भी निकाले हैं। अगर आपको लेखक और रचनाकार से संबंधित जानकारी अगर चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम हो सकता है कि लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लिंक के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में तो क्या है कि रचनाकार का लिस्ट भी वहाँ प्रोवाइड किया गया है PDF, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक दो प्रश्न इस तरह के रह जाएंगे। ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ने में परेशानी होगा, 2-3 बार आप ट्राई कीजिएगा। एक बार में बहुत बार कभी कभी होता है कि नहीं ओपन होता है, तो 2 से 3 बार ट्राई कीजिएगा, आप 100% जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद बहुत सारा मटेरियल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप जुड़ जाइए। चलिए अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, नागपुरी का जो वर्तमान में जो नावा व्याकरण लिखा गया है वह किस लिपि में लिखा गया। तो नया जब लिखा जाएगा ना दोस्तों, तो वह देवनागरी में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, देवनागरी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोनो जिनिस का नाम के का कहल जाएगा। अब जिनिस का नाम वाम ये सब का मामला जो आया है दोस्तों, तो किसी का नाव ठाव ये सब हम लोग किस में जानते हैं, तो संज्ञा में जानते हैं ना। तो संज्ञा इसका परिभाषा इसका हो जाएगा। कोनो जिनिस का नाव जो है, नाव अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए शब्द, जीव, धातु ये सब नहीं होगा, डी हो जाएगा आंसर। तो डी में क्या होगा, तो संज्ञा होगा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए 4 नंबर देखते हैं, फुटकल फुटकल कौन किस्म का संज्ञा है के। अब यहाँ पे देखिए नाम बताया जा रहा है ना कि फुटकल जो है,
तो फुटकल जो है वह कौन किस्म का संज्ञा है, उसका नाम बता के पूछ रहा है। ठीक है, तो नाम जब हम लोग क्या जाने, किसी का नाम अगर डायरेक्ट डिनोट किया रहे और उसी को पूछा जाए तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा तो होगा लेकिन संज्ञा में कौन सा होगा, तो व्यक्तिवाचक होगा। किसी एक को जब कोई एक का इंगित होता है, कोई एक वस्तु, एक जिनिस, एक व्यक्ति, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए धुंगिया कौन किस्म का संज्ञा है कि आप देखिए दोस्तों, धुआं सबको पता है, तो यहाँ पे वही धुआं, धुआं किसी को दिखता है, नहीं दिखता है, मतलब उसका क्या होता है, धुआं अपने आप में एक गैस का फॉर्म होता है। ठीक है, तो यह गैस का, तो गैस नापने तौलने ये वाला मामला होता है, क्योंकि आप सभी के घर में क्या होगा, आप लोग एलपीजी गैस भराते होंगे, तो एलपीजी गैस में केजी के हिसाब से होता है, तो केजी वाला जहाँ पे मामला आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे नाप तौल की मामला आता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, तो यहाँ पे धुंगिया भी द्रव्यवाचक होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, अड़िया शब्द कर लिंग बताओ। अब देखिए अड़िया, अड़िया का मतलब क्या होता है दोस्तों, एकदम ढीठ जो होता है ना उसको अड़िया कहते हैं। ठीक है, ढीठ होता है, एकदम मजबूत होता है, उसी को अड़िया कहते हैं। तो अड़िया यहाँ पे क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, पुल्लिंग को कर रहा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है क्योंकि यह मेल को डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, संख्यावाचक विशेषण का संगे कौन पद बहुवचन बनाए के लिए लगाल जाएगा। ठीक है, आप संख्यावाचक विशेषण जब है उसमें ऐसा कौन शब्द जो है वह लगाया जाता है जिससे कि वह बहुवचन बन जाएगा, तो यही आपको बताना है। तो क्या लगता है दोस्तों, मन लगता है। ठीक है, मन प्रत्यय लगा के हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है और मन प्रत्यय लगा के बहुवचन बना सकते हैं। 8 नंबर देखते हैं, तोर कौन किस्म का सर्वनामिक विशेष रूप है के। अब यहाँ पे देखिए तोर, तोर पूछ रहा है दोस्तों, तो हम लोग को पता है कि तोर जो है यह अपने आप में पुरुषवाचक विशेषण है। आप यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता पुरुषवाचक विशेषण में तोर कौन सा उसका उपभेद में आएगा, तो तोर किस में आएगा दोस्तों, तो यह मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, मोय, हम, ये सब आता है प्रथम पुरुष में, और तोर, तोय ये सब आएगा मध्यम पुरुष में, और जिसके लिए बात किया जाता है वो आ जाता है अन्य पुरुष में। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक होगा। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, कौन कवि कर काव्य कृति मेघ गीत से प्रकाशित हुए है। अब यहाँ पे मेघ, मेघ मतलब क्या होता है दोस्तों, बादल होता है, तो यहाँ पे बादलों का गीत के नाम से किसका गीत जो है, काव्य जो है वह प्रकाशित हुआ है, तो इसका नाम दोस्तों शारदा प्रसाद शर्मा है। ठीक है, लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, लाल रण विजयनाथ शाहदेव को कर कौन कृति देवल में से है के। तो कौन सा कृति है दोस्तों, तो इसका भी आप लोगों को लिस्ट दे दिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, खोता जो है वह लाल रण विजयनाथ शाहदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, कौन नाटक किताब कर रचना असम अरुणाचल प्रदेश कर पृष्ठभूमि में करल जाए है। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के पृष्ठभूमि में ऐसा कौन सा रचना है जो किया गया है, तो कौन सा है दोस्तों, तो नूतन इंजोत, इंजत दिया हुआ है तो इंजोत होता है। ठीक है, नूतन इंजोत, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो नूतन इंजोत जो है उसमें असम और अरुणाचल प्रदेश का पृष्ठभूमि को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं, नवरत्नगढ़ नामक निबंध केकर प्रसिद्ध निबंध है के। अब यहाँ पे आपको बताना है नवरत्नगढ़ निबंध जो है वह किसका निबंध है, तो यह किसका है दोस्तों, योगेंद्र नाथ तिवारी का है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, अब इसमें देखिए समझने वाला कोई बात ही नहीं है, ये किसका है, ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, और 1-2 प्रश्न ऐसा रह सकता है। आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम पे, वहाँ से देख के आप लोग इसे रट जाइए, हो सकता है 1 प्रश्न या 2 प्रश्न ऐसा रहेगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, ततनम नामक निबंध कृति केकर रचना कृति है के। अब यह भी देखिए लिस्ट में सारा कुछ आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन हो जाएगा इसका आंसर, कर्मदयाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं, बाझली और छुटली केकर रचना कृति नाट्य रूप में आहे। अब यह जो बाझली और छुटली यह क्या है, नाटक है, तो नाटक के रूप में किसका यह रचना है, तो किसका है दोस्तों, तिनकौड़ी साहू। अगर हम आपसे पूछ दे तिनकौड़ी साहू के द्वारा कौन सा नाटक बनकेवरा भागवन में संकलित है,
तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तिनकौड़ी साहू के द्वारा कोई नाटक जो है जो बनकेवरा भाग 1 में छपा हुआ है, तो उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। चलिए 15 नंबर देखते हैं हम लोग। नागपुरी केकर मातृभाषा है के? नागपुरी जो किसका मातृभाषा है दोस्तों? तो आदिवासी का है, दीकू का है, मूलवासी का है, देवल में से कोनो नहीं, तो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पे मूलवासी का मातृभाषा है, ठीक है। मूलवासी में कौन कौन हो जाता है? आदिवासी प्लस सदान दोनों हो जाता है, ठीक है। मेन सदान होता है मूलवासी, आदिवासी तो अपना है ही, सदान को मूलवासी कहा जाता है। तो नागपुरी जो है वह सदानों की भाषा है। चलिए 16 देखते हैं। जे दिल्ली जाए जाए से लाल किला। देखिए अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ को जोड़ रहा है, जे ये करेगा से ये पाएगा। इस तरह का मामला जब आता है तो क्या होता है, दोनों में संबंध ना बता रहा है, जो जाएगा सो ही देखेगा। तो यहाँ पे ये संबंध को बता रहा है ना दोनों वाक्य में। देखिए यहाँ पे दिल्ली जो जाएगा वही क्या करेगा, लाल किला देख पाएगा, अन्यथा नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे ये संबंध बता रहा है, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 17 देखते हैं। काले रावरे रांची नी गेली। काले रावरे रांची नी गेली प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनाम आहे। अब कितना सर्वनाम है दोस्तों? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 सर्वनाम है। अब कौन कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम किसको कहते हैं दोस्तों? जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में तो देखिए रांची, रांची अपने आप में एक संज्ञा है, तो यह भी एक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काले, काले जो है, क्योंकि हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखे हैं ना, प्रश्न पूछने की व्यवस्था होती है कि जिससे कि किसी प्रश्न सवाल का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सवाल बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ काले और रांची ये दोनों जो है सर्वनाम होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 होगा और काले और रांची होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। ई कौन तरह कर वर्ण रूप में आवेला। अब ई कौन तरह का वर्ण रूप में आता है, सबको पता होगा इसका आंसर। संकेत के रूप ये किस में आता है दोस्तों? ह्रस्व स्वर में आता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर में आता है ई। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। लिपि का संबंध केकर से आया है? लिपि का संबंध किससे आया है दोस्तों? तो लिपि किससे बनता है? वर्णमाला ही के संयोग से तो बनता है, वर्णमाला के मेल से ही लिपि बनता है, क्योंकि वर्णमाला में अक्षरों का समूह होता है और यही अक्षर को लिख दिया जाए तो वह लिपि का काम करेगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन झारखंड का पुराना भाषा है क्या? अब यहाँ पे झारखंड का पुराना भाषा इसी ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों? सदानी, सदरी, मुंडारी या असूरी। अब इन सब में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पुराना जो है दोस्तों असूरी भाषा है, ठीक है। असुर जात के लोगों के द्वारा असूरी बोला जाता था। तो सदानी, मुंडारी ये सबसे भी पुराना मेरा असूरी है। चलिए 21 देखते हैं। आर्य भाषा इतिहास अनुसार नागपुरी का उद्भव कौन अपभ्रंश से होले है? तो देखिए दोस्तों अधिकतर भाषा का हुआ है ना, तो यही सब अपभ्रंश। उर्दू से उर्दू में क्या हुआ? उर्दू जो है वह अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को नागपुरी का पूछा है और नागपुरी जो है वह मागधी भाषा से हुआ है, ठीक है। मगधी भाषा से हुआ है, मगध वाले क्षेत्र से, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। शब्द से ध्वनि के अलग करे कर विधान का कहायला। आप देखिए शब्द से, कोई शब्द है उससे ध्वनि को अलग करने का जो भी परंपरा है, जो भी विधि है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको संध्वनि विच्छेद कहेंगे, ठीक है। ध्वनि से अलग करना, तो यहाँ पे ध्वनि विच्छेद हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। कौन वर्ण कर ध्वनि परिवर्तन, कौन वर्ण कर ध्वनि परिवर्तन हमरे बीच होएला। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा है, यहाँ पे वर्ण जो दिया हुआ है, छ दिया हुआ है, औ दिया हुआ है, न दिया हुआ है वह, तो इस ध्वनि का जो है क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन मतलब कि अक्षर तो सबका लगभग बदलता है, लेकिन ध्वनि जो आप बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा, वो भी परिवर्तन होना चाहिए। देखिए अब ये छ को अगर हम परिवर्तन करके लिखेंगे तो ये छ लिख देते हैं, इस न को परिवर्तन करके ये न लिख देते हैं, लेकिन उच्चारण में तो न ही हो रहा। अब ये औ है, इसके जगह में हम लोग क्या करते हैं? औ कर देते हैं, ठीक है। औरत लिखना हो तो औ और र और त कर देते हैं ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ औ को तो ऐसे ही लिखते, उच्चारण तो औ ही हो रहा, लेकिन व जो है ना दोस्तों, इसको कहीं कहीं पे हम लोग किसका उच्चारण कर देते हैं, ब का कर देते हैं, ठीक है, ब का कर देते हैं। जैसे सर्वनाम होता है ना, तो यहाँ सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, ब में पर उसका उपयोग करने लगते हैं। चलिए हम लोग 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है, मुंह से निकललक आवाज। आवाज के क्या कहल जाएगा। अब मुंह से जो भी आवाज निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, किसको नहीं पता है, सबको पता है ना। मुंह से जो भी आवाज निकलता है उसको ध्वनि कहते हैं। अभी वो भाषा वगैरह नहीं बना है, क्योंकि अगर किसी के घर में बच्चा हो तो बच्चा देखते हैं कि पैदा होने के साथ रोना शुरू कर देता है, एक प्रकार का ध्वनि निकालता है। तो क्या वो कोई भाषा होता है, कोई भाषा नहीं होता है, सिर्फ एक ध्वनि होता है। चलिए 25 नंबर हम लोग देखते हैं, नागपुरी केकर भाषा रूप में जानल जाएला। नागपुरी किसका भाषा के रूप में जाना जाता है, छोटा नागपुर का, झारखंड का, संपर्क भाषा या सदान का। तो सदानों का भाषा है दोस्तों नागपुरी, ठीक है, सदानों का। 26 देखते हैं, गोट शब्द का संज्ञा रूप केकर से संबंधित है। गोट, गोट का मतलब क्या होता है दोस्तों, समूह को डिनोट कर रहा है, ठीक है, गोट जो है समूह को कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, समूह कह कीजिए या समुदाय कीजिए। समुदाय में भी बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो इसलिए यह समुदायवाचक होगा या समूहवाचक। इसी को समुदाय को ही समूहवाचक भी कहा जाता है। 27 नंबर देखते हैं, कौन वर्ण कर ध्वनि परिवर्तन र रूप में होएला। अब यहाँ जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऐसा ध्वनि है जिसका परिवर्तन र के रूप में हो जाता है, ठीक है। ख, तो ख को तो हम लोग स में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, स में कर देते हैं। जैसे क्या होता है, पुरुष होता है उसको पुरुष भी लिखते हैं। इस छ के बारे में हम लोग पता कर लिए हैं, ये छ हो जाता है। ल को क्या करते हैं, ल जो है उसी को हम लोग परिवर्तन करते हैं, ठीक है। ल को हम लोग क्या होता है दोस्तों, ल को, स को तो हम लोग ये स करते हैं, तो ध्वनि में तो ये स ही कहलाता है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ल बच रहा है, तो ल जैसे हम लोग क्या होता है, खलिहान लिखते हैं ना, हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, खलिहान, ठीक है, खलिहान, ठीक है। लेकिन हिंदी में हम लोग नागपुरी में क्या करेंगे, खरियान कहते हैं, ठीक है, खरी हान। अब देखिए यहाँ पे ल के जगह में क्या हो गया, र का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे आंसर इसलिए हम लोग सी को लगा रहे हैं, ठीक है। ल का प्रयोग कहीं कहीं पे नागपुरी में र हो जाता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं हम लोग, लोक साहित्य के लिखे वाला के कौन नाम से जानल जाएला। अब लोक साहित्य को लिखने वाला, लोक साहित्य को देखिए दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी लोक साहित्य में क्या क्या होता है, लोक साहित्य में गीत भी समाहित है, कथा भी समाहित है, ठीक है, गथा समाहित है, गाथा समाहित है, इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। शिष्ट साहित्य, ये सब भी मेरा क्या होता है, ये श्लोक सुभाषित वगैरह, ये सब लोक साहित्य का पाठ है। अब ये सब लोक साहित्य का पाठ है। तो कथा, कथा का क्या मतलब हम लोग जानते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आया है, और इसको कौन सर्वप्रथम लिखा ऐसा नहीं पता चला है, इसका सिर्फ संकलनकर्ता का नाम हम लोग को पता चलता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, संकलनकर्ता हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं, जे जनाना कोनो भाषा में गीत रचना करेला उ का कहेला। अब यहाँ पे जनाना, जनाना का मतलब औरत होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ फीमेल को कोड कर रहा है। तो फीमेल अगर कोई गीत का रचना करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कवित्री बोलेंगे, ठीक है, कवित्री बोलेंगे। 30 नंबर देखते हैं, संपादक कर साहित्यिक संसार में का काम होएला। संपादक का साहित्यिक संसार में क्या काम होता है, तो क्या काम होता है सबको पता है कि मानक भाषा पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा भाषा जो कि मानक हो, एक मापदंड पे आधारित हो, ऐसे भाषा पे ध्यान दिया जाता है। जो भी साहित्य का क्या करता है, संपादक करता है उसको। चलिए 31 नंबर देखते हैं, कोनो नाम का संबंध राखे वाला व्याकरणिक इकाई का कहायला। तो व्याकरणिक इकाई कोनो नाम को, नाम का क्या जानते हैं, नाम का हो, जगह का हो, ठाव का हो, इस तरह का नाम आता है तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है, कोनो नाम का संबंध, तो नाम का संबंध हम नाम के ही बदला में तो संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, तो उसी को संज्ञा कहेंगे। चलिए 32 देखते हैं, जे शब्द से क्रिया कर विशेषता जानल जाए वो का कहायला। अब यहाँ पे सबको पता है, शब्द से जिसका की विशेषता, क्रिया जो है वह काम जो है उसका विशेषता का पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो किसको नहीं पता है, क्रिया विशेषण कहेंगे।
सबको पता है। चलिए 33 नंबर हम लोग देखते हैं, देवल में से कौन मध्यम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप आए। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है दोस्तों, तोर आता है, तोय आता है, ठीक है। अब लेकिन हमको क्या पूछा है, इसका बहुवचन पूछा है, तो तोय आया, तो तोय में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तू कर सकते हैं। तो यहाँ पे तोय में तोहरे मन करते, या तोय में तोय मन करते, ठीक है, मन प्रत्यय लगा देते। अब तू में तुहिन लगा देंगे तो यह बहुवचन हो जाएगा। देखिए यह तोर, तोय, तोके, ये सब अपने आप में क्या है, एक वचन का उदाहरण है तो मध्यम पुरुष ही, लेकिन यह एक वचन का उदाहरण है। हमसे क्या पूछा है, बहुवचन, तो बहुवचन तुहिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं, ओसैर कौन तरह का लिंग रूप में आवेला। अब देखिए दोस्तों, ओसैर जो है इसका मतलब हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी ओसैर का मतलब पता होगा ना तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो दिया हुआ है वह स्त्रीलिंग दिया हुआ है, स्त्रीलिंग रूप में आता है, ठीक है। आंसर आप लोग इसका बताइएगा दोस्तों, मुझे भी जानना है। चलिए 35 देखते हैं, नागपुरी के बांसुरी कर भाषा कौन विद्वान कई है। नागपुरी को बांसुरी का भाषा कौन विद्वान कहा है, तो यह तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हम लोग पहले देखते हैं, केसरी कुमार, केसरी कुमार, केसरी सिंह, विशेश्वर सिंह, तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, बांसुरी की भाषा। तो बांसुरी की भाषा अगर कहा गया है तो वह विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा कहा गया है। केसरी कुमार और केसरी सिंह के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन हमको बताना है कमेंट करके, नागपुरी को गीतों की रानी कौन कहा है, ठीक है। नागपुरी को गीतों की रानी कौन कहा है। नागपुरी को बांसुरी की भाषा तो हम बता दिए, विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है गीतों की रानी नागपुरी को किस के द्वारा कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर, कौन कहनी मन में तर्क नी करल जाएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि धार्मिक जो भी कहानी होता है ना उसमें तर्क का कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो और धार्मिक कहानी किसको कहते हैं, जो मिथ से संबंधित हो, मिथक कथा हो, उसे धार्मिक कथा कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसीलिए डी हो रहा है। चलिए 37 देखते हैं, नीमन शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। अब नीमन शब्द का समानार्थी आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, नीमन। नीमन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुंदर, ठीक है। निम्न मतलब अच्छा वाला मामला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, निम्न का मतलब, नीमन का मतलब होता है ना जो सुगियार हो, अच्छा गुण वाला हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छा भी दे रहा है, सुंदर भी दे रहा है, नगद, सुपट, ये सब हो जाएगा उसका समानार्थी शब्द। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं, का लगाए के जब क्रिया से सवाल पूछल जाएला तो केकर पता चलेला। तो का लगा के जब क्रिया से सवाल पूछते हैं ना, जैसे खा लय, तो जैसे आपके पास क्या है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है, राम क्या किया, राम आम खालक, ठीक है। राम आम खालक, खालक का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग भूतकाल की बात कर रहे हैं कि खा चुका है। तो राम का खाया, का खालक, तो का खालक का अगर का से हम लोग सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है ना कि क्या, तो आम खालक। तो यहाँ पे वो कर्म का पता चलता है ना, ठीक है। कौन सा कर्म कर रहा है, तो वो खाने का काम कर रहा है। किसको खाने का काम कर रहा है, तो आम को खाने का काम कर रहा है, ठीक है। का क्रिया तो कर रहा है खाने का, लेकिन वह कर्म क्या कर रहा है, तो आम को खाने का कर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बी हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं, लिंग विचार कर ख्याल से पेपला कौन किस्म का संज्ञा है के। पेपला कौन किस्म का है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक ट्रिक बता देता हूँ। इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिएगा, आपको चाहे हिंदी हो चाहे नागपुरी हो, हर जगह यह काम आएगा, ठीक है। जो भी सजीव चीज़ होता है, सजीव चीज़ होता है और जिसमें आपको लिंग नहीं पता चलता है, तो उसमें सजीव वाले चीज़ में हम लोग क्या कहेंगे, उभय लिंग कहेंगे। तो पेपला अर्थात तितली, तितली में हमको पता चल रहा है दोस्तों, नहीं पता चल रहा है ना तितली में वो मेल है कि फीमेल है, पूरा हर एक पूरा जात को ही हम लोग तितली कह देते हैं। तो जब सजीव वाला वर्णन हो तो उसको उभय लिंग कह देते हैं, जिसमें नहीं पता चलता है। लेकिन जो निर्जीव चीज़ है और उसमें अगर पता नहीं चलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलिंग कह देते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दिमाग में बैठा
बैठा लीजिए, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं, कौन सार्वनामिक रूप में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाल जाएला। कौन सार्वनामिक विशेषण में दोस्तों, मोय, तो क्या मोइन होता है, नहीं होता है। तोइन होता है, नहीं होता है। अब देखिए हाम हो जाएगा, हाम में अगर हम इन कर देंगे तो हामिन हो जाएगा, तो बहुवचन बन जाएगा ना हामिन। हम में कह देने का मतलब सिर्फ नागपुरी में हम कह देने का मतलब हिंदी में हम सब हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन हम हो जाएगा हिंदी में। लेकिन नागपुरी में हम कह देने का मतलब अकेला होता है, ठीक है, सिंगल होता है बंदा। मोय को ही हम कहते हैं नागपुरी में। अब यहाँ पे हम जब मामला आ जाए तो यहाँ पे इन प्रत्यय अगर लगा देंगे तो यह बहुवचन बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए 41 देखते हैं। एकदम इतना ही एकदम सरल भाषा में आप लोग को इस तरह से दिमाग में बैठा दिया जाएगा ना दोस्तों कि एग्जाम हॉल में आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते हैं। और जो हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं ना 90+ का आंकड़ा, तो 100% आप छू जाइएगा। बस आपको एक काम करना है ना, प्रैक्टिस सेट को हर हाल में नहीं छोड़ना है। और जो भी अगर आप वीडियो देख के अगर करना चाहते हैं तो वीडियो देख के कर लीजिए। यूट्यूब पे पूरा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोताही है, कमी है, तो आप PDF परचेज कर लीजिए और वहाँ से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में समय कम होता है तो आपको PDF स्पीड में बार बार रिवीजन करना होता है, इसलिए हम बार बार PDF के बारे में आप लोग को बोल रहे हैं। चलिए देवल में से कौन शब्द कर बहुवचन रूप हमरे मन होएला। अभी हम लोग क्या बात किए, हमरे मन का बात किया, तो हमरे का हो जाएगा दोस्तों हमरे मन, हमरे का हो जाएगा हम का हो जाएगा हमरे मन, ठीक है। हमरे या हमर, हमर जब होगा ना तो उसी में हम लोग मन प्रत्यय लगा देंगे तो हमरे मन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हमर कहीं पे दिखा रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, देवल में से कौन शब्द उपसर्ग से संबंधित है। उपसर्ग कब लगता है दोस्तों, किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, पहले प्रयुक्त होता है और बाद में लगने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस शब्द को तोड़ते हैं हुलचुलिया। तो हुलचुलिया देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे नागपुरी में नहीं बताया गया है कि हुल किसी प्रकार का प्रत्यय है, ठीक है। अब यहाँ दोनों अपने आप में क्या हो रहा है, अलग अलग कर दीजिएगा तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, जबकि दोनों का अर्थ नहीं निकलना चाहिए, तब उसको हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय में रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ठेकान, मतलब कि किसी का ठिकान, रहने का ठेकान कहाँ है, खाने का ठेकान क्या है, तो ये वाला को हम लोग ठेकान कहेंगे। और उसी में हम लोग क्या लगा दिए हैं, अन उपसर्ग लगा दिए हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग अनठेकान होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर देखते हैं, अदेखला शब्द में कौन उपसर्ग कर व्यवहार करल जाए है। अब यहाँ पे देखिए देखला, देखला अपने आप में क्या होता है कि एक शब्द दिख रहा है, देखने को ही देखला कहते हैं। अब उसमें कौन सा हम लोग को उपसर्ग लगा हुआ है, तो अ लगा हुआ है। तो यहाँ पे अ खोजिए, तो अ देखिए लास्ट में है, डी नंबर में है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं, ननका शब्द कर विलोम शब्द बताओ। ननका का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो ननका का अर्थ होता है पतला, दुबला पतला, ठीक है। अब यहाँ पे दुबला पतला का अर्थ उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो मोटका हो जाएगा। मोटका है ना, दुबला पतला का अर्थ मोटका। चलिए 45 देखते हैं, अलगट्ठे शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। अब अलगट्ठे, अलगट्ठे का समानार्थी मतलब उसी के समान वर्ड, अलगट्ठे का मतलब क्या होता है, जो एकदम इजी हो, ठीक है, इजी हो। तो इजी को ही क्या कहते हैं, सहज कहते हैं, ठीक है। तो सहजे जो होगा यही इसका समानार्थी होगा। गुरुआ, गुरुआ का मतलब क्या होता है दोस्तों, गरुआ का मतलब, तो यहाँ पे जो गुरुआ बोलते हैं मीठा को, ठीक है। और मुश्किल मतलब सबको पता है मुश्किल, भारी का मतलब भी भारी सबको पता है। तो यहाँ पे ये जो सहजे है वो अलगट्ठे का समानार्थी शब्द है। चलिए 46 देखते हैं, कर्ता कारक का प्रसर्ग का होएला। नागपुरी में देखिए, हिंदी में इसका होता है चिन्ह, लेकिन हम लोग को हिंदी वाला अभी नहीं समझना है, अभी नागपुरी के हिसाब से हम लोग नागपुरी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो कर्ता का कोई भी चिन्ह नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए देवल में से कोनो नहीं हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कर्ता का कोई चिन्ह ही नहीं होता है। चलिए 47 देखते हैं, जे शब्द कर उपयोग संज्ञा कर औजी में करल जाए उ
का होवेला। औजी का मतलब होता है दोस्तों बदला, ठीक है, संज्ञा के बदला में किया जाता है। तो संज्ञा के बदला में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा यही होता है ना, कि क्या होता है, सर्वनाम को क्यों हम लोग करते हैं, तो सर्वनाम में संज्ञा के बदले में जो शब्द होता है, जैसे राम के लिए हम राम आम खाता है, तो उसी में हम क्या बोल देंगे, वह आम खाता है। तो वह जो है उसी राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वह अपने आप में क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं। करण कारक का प्रसर्ग कैठवा है। प्रसर्ग कहने का अर्थात करण कारक का चिन्ह कैठो है। तो करण कारक का कितना चिन्ह है दोस्तों, तो 3 चिन्ह है। अब क्या क्या चिन्ह है, तो आप सॉरी दोस्तों, यहाँ पे करण कारक का 2 ही चिन्ह होता है। आंसर में आपको, अच्छा हाँ, आंसर में भी 2 ही दिया हुआ है, हम ही से गलती हो रहा था, ठीक है। आंसर में 2 दिया हुआ है, 2 चिन्ह होता है करण कारक का। क्या होता है, तो से होता है और सय होता है, ठीक है। से और सय जो होता है यह करण कारक का चिन्ह होता है। करण कारक को पहचानने कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसमें आप देख लीजिएगा से और सय का अगर प्रयोग हुआ है तो वह करण कारक होगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। स्वर्ग लोक कर परिमनक कहनी कौन कहनी भाग में आवेला। अब यहाँ पे देखिए स्वर्ग लोक का परिलोक का कथा, तो परिलोक का कथा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फेयरी टेल्स कथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। परी कथा बोल दीजिए या फेयरी टेल्स, फेयरी टेल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो ये इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है JSSC के एग्जाम में, इसलिए आप इसे आगे भी याद रखें। चलिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। नावा चांद गोपी चांद कहनी में रानी अपन केस के कैठो खटिया में छितराय के सुखात रहे। देखिए अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कहानी को बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़े हैं तो इसका आंसर इजीली कर दीजिएगा। 3 ठो खटिया में दोस्तों, ठीक है, 3 ठो खटिया वो बिछाया हुआ होता है, उसी में इतना लंबा बाल होता है कि फैला के सुखाते रहती है, और इसी जब सुखाने के दौरान ही नावा चांद का जो नज़र है इस पे पड़ता है और वह फिदा हो जाता है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। नावा चांद के देख के बान मारल हरिन लखे झुआए के गिर पड़ेला। किसको देख के दोस्तों, तो अपने भाई की पत्नी को, और उसके भाई की पत्नी को वह देख के क्या होता है, एकदम मुरझा के गिर जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है। तो छोट भाई कर बोहरिया को देख के, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखते हैं। छोट भाई कर सुंदर कन्या के पावे के लिए बड़ भाई छोट भाई कर जान लेवे के चाहेला। कौन कहानी में, तो कौन कहानी में दोस्तों, अभी हम लोग को पता चला नावा चांद और गोपी चांद कहानी में ऐसा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 52 का। चलिए 53 देखते हैं। कौन कहानी में राजा अपन दामाद हार के आधा राइज दे देवेला। तो दोस्तों इस कौन कहानी में होता है, तो हम लोग को सबको पता है कि नावा चांद और गोपी चांद में राक्षस का प्रकोप आता है। राक्षस का प्रकोप के वजह से राजा के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि जो भी इस राक्षस को मारेगा उसे हम अपना बेटी भी ब्याह देंगे और क्या करेंगे, अपना आधा राज्य भी दे देंगे। देखिए आधा राज्य दे रहा है, तो आधा राज्य नावा चांद और गोपी चांद कहानी में ही दिया हुआ है। चलिए 54 नंबर देखते हैं। कौन कहानी में राजा हुक्म देवेला कि जेहल से महल तक, जेहल अर्थात जेल से महल तक, जहाँ पे राजा का महल बना हुआ है वहाँ तक गोटा डहर में एक ठेहुना सिंदूर बिछाल जाए। गोटा शहर अर्थात पूरे शहर, डहर में, डहर अर्थात सड़क, पूरे रास्ते पे, पूरे सड़क पे एक ठेहुना, ठेहुना का मतलब होता है घुटना, ठीक है, तो घुटना, तो यहाँ पे एक घुटना तक क्या कर लेना है, सिंदूर छीट देना है, सिंदूर बिछा देना है, ठीक है। तो किस कहानी में दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर होगा देवल में से कोई नहीं। क्यों देवल में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यह कहानी का किस में लिया बात है, यह संवाद, तो इस संवाद का बात आता है दोस्तों वन हिरनी के बेटा में, ठीक है। जो वन हरनी रानी होती है, हरिणी रानी, उसके लिए ऐसा किया जाता है राजा के द्वारा। 55 नंबर देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आपके पास अगर यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है ना दोस्तों, अगर ये देखिए पूरा एक्सप्लेन कर देना है आप लोग, अगर यह पसंद आ रहा है ना तो लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक ठोकते ना दोस्तों अंदर से खुशी मिलती है, और इस खुशी के लिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। एक ठो नावा कुआं कोड़ा
ई संवाद कौन कहानी में देवल जा है? तो कौन कहानी में है दोस्तों? अभी हम लोग जिस कहानी की बात किए ना, वनहरनी का बेटा, तो उसी में नया कुआं कोड़ने का और चुमान देने का बात आता है। 56 नंबर देखते हैं। संरचना कर नजर से क्रिया क्रिया कर कै ठो भेद बताल जा है। अब यहाँ पे संरचना के नज़र से पूछा है, ठीक है। संरचना के नज़र से अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिया का कितना भेद होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अभी मार्केट में जितना बुक आया हुआ है सब बुक में कहीं ना कुछ अंतर दिया हुआ है। तो उसी को हम लोग अब पहले डिटेल समझते हैं, फिर आपको आंसर लगाना है कि क्या लगाइएगा, ठीक है। अगर हम लोग सुधीर कुमार के हिसाब से अगर बात करें तो सुधीर कुमार संरचना के हिसाब से कितना बताए हैं दोस्तों? 5 बताए हैं, ठीक है। कौन? सुधीर कुमार, ठीक है। सुधीर कुमार का जो बुक है उसमें यह 5 बताए हैं, ठीक है। अगर हम लोग सदानी व्याकरण के हिसाब से देखें, जो कि शकुंतला मिश्रा का है, तो उसमें रचना के हिसाब से कितना बताई है? 2 बताई है, ठीक है। अगर हम लोग वीरेंद्र के हिसाब से देखें तो वीरेंद्र कुमार जो बताए हैं, ठीक है, वीरेंद्र कुमार महतो, तो वह भी रचना के हिसाब से 2 बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाइएगा? देखिए, तो यही चीज़ दिक्कत हो रहा है। रचना के हिसाब से सुधीर कुमार 5 बताया है, वीरेंद्र के द्वारा 2 बताया गया है, और सदानी व्याकरण में 2 बताया गया है, ठीक है। अब सुधीर कुमार के हिसाब से देखते हैं तो रचना में तो 5 बता दिया है, लेकिन मूल के आधार पे या कर्म के आधार पे 2 बताया गया है, ठीक है। यह सुधीर कुमार के अनुसार हो गया। अगर हम लोग सदानी व्याकरण के हिसाब से देखें तो सदानी व्याकरण में क्या बताया गया है? रचना के हिसाब से 2 बताया गया है, और अन्य के हिसाब से 5 बता दिया गया है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं किसके? वीरेंद्र के हिसाब से, तो वीरेंद्र रचना के हिसाब से 2 बताया है, और अन्य के हिसाब से 5 बता दिया है, ठीक है। तो देखिए 2 और 5 सब में आया है। अब यहाँ जो 2 बताया है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 2 सब लोग समान बताया है, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक बताया है इस 2 में से, ठीक है। तो ये सुधीर कुमार जो बताया है वह मूल या कर्म के आधार पे क्रिया का 2 ठो भेद बताया है, उसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसी तरह से अगर वीरेंद्र के हिसाब से देखेंगे तो वीरेंद्र कुमार जो 2 बताए हैं उसमें क्या बताया है? तो वीरेंद्र कुमार नाम बोधक बताया है, ठीक है। देखिए सकर्मक और अकर्मक ये वाला दोनों बताया है सब लोग, लेकिन यहाँ पे ये क्या बताया है? मूल और कर्म के आधार पे। शकुंतला मिश्रा जो है सदानी व्याकरण में, ये रचना के हिसाब से 2 बताई है। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। वीरेंद्र कुमार जो भी बताया है वह भी रचना के हिसाब से बता दिया है, क्या? 2 बताया है, सकर्मक और अकर्मक। अब देखिए सुधीर कुमार के द्वारा जो 5 बताया गया है रचना के हिसाब से, उसमें से सबका ये 5 जो दिख रहा है ना, उसमें से 3 कॉमन है, सबका 3 कॉमन है। कौन कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया जो है वह सेम है, संयुक्त क्रिया तीनों में सेम है, पूर्वकालिक क्रिया तीनों में सेम है। अब फिर 2 का नंबर आता है, ये 2 सब में अलग अलग है, ठीक है, सब में अलग अलग है। अगर सुधीर के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 तो सेम है, और 2 सुधीर के हिसाब से क्या हो जाता है? नाम धातु क्रिया एक हो जाता है, ठीक है। नाम धातु क्रिया एक हो जाता है, और एक हो जाता है 5वां में सामान्य क्रिया, ठीक है। अगर हम लोग यही चीज किसके हिसाब से देखेंगे? वीरेंद्र के हिसाब से देखेंगे, तो वीरेंद्र के हिसाब से 3 तो ये दोनों सेम है, चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा, और 5वां जो होगा समापिका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोग सदानी व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो सदानी व्याकरण में भी ये 3 सेम है। कौन कौन सेम है? प्रेरणार्थक, संयुक्त और पूर्वकालिक कॉमन है। अगर हम लोग उसमें देखेंगे तो और 2 कौन है? तो एक है ना दोस्तों नाम बोधक क्रिया, ठीक है, और एक सहायक क्रिया। नाम बोधक क्रिया और एक सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक किस में आया? वीरेंद्र में और सदानी में, और सदानी में भी अन्य अन्य बताया है, तो इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों किताब लगभग सेम है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि देखिए संरचना कर नज़र से क्रिया कर कै ठो भेद है। अब यहाँ किसके हिसाब से? अगर हम लोग सुधीर कुमार के हिसाब से चलेंगे तो संरचना के हिसाब से 5 गो होगा, लेकिन 5 गो तो यहाँ मेरा कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब हमको पक्का पता है कि किसके आधार पे होगा?
सदानी व्याकरण या फिर किसके हिसाब से, वीरेंद्र कुमार के किताब के हिसाब से होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे क्रिया का कितना भेद होता है रचना के हिसाब से, तो 2 ही भेद होगा, ठीक है। जबकि आंसर मेरा कितना दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। आंसर 4 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, किसी के हिसाब से नहीं। अब देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट है ना दोस्तों, यह सुधीर कुमार का ही प्रैक्टिस सेट है और सुधीर कुमार खुद अपने बुक में रचना के हिसाब से 5 क्रिया बताए हैं। तो यहाँ ऑप्शन में कैसे 4 सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, एकदम गलत है तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 5 रहता तब हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ 5 नहीं है इसलिए। यहाँ को इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, वीडियो को स्लो करके आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, 100% क्रिया समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा में कौन राजा शिकार खेले के लिए बन जाए न। कौन राजा शिकार खेलने के लिए जाता है दोस्तों, विक्रमादित्य राय। तो विक्रमादित्य राय कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन कौन खेलने जाता है आपसे पूछ देगा तो विक्रमादित्य राय। चलिए 58 नंबर देखते हैं। नावा चांद गोपी चांद शीर्षक कहानी में रानी का मृत्यु कौन तरह से होवेला। रानी कैसे मरती है दोस्तों, सती होने के बाद ये मरती है, ठीक है, सती हो जाती है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। कौन कहानी में बताल जाए है कि जे आदमी राकस के मारी सेके हम अपन बेटी बियाह देव और अपन आधा राइजो दे देव। कौन कहानी में बताया गया है, तो हम लोग को क्या पता है कि नावा चांद और गोपी चांद में। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नावा चांद गोपी चांद नहीं दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, देवल में से कोनो नहीं। चलिए 60 नंबर देखते हैं। लोक कथा बन हिरनी का बेटा शीर्षक में माय कौन दिशा में बेटा के जायक मना करेल। तो माय बोलते हैं कि ये 4 दिशा होता है ना दोस्तों, ये 4 दिशा, तो इस 4 दिशा में बोला जाता है कि जो दक्षिण का दिशा होता है ना उस दिशा में नहीं जाइएगा। देखिए ये आपको डायरेक्शन रीजनिंग में भी पढ़ना है दोस्तों, और जेएसएससी के एग्जाम में 100% डायरेक्शन से एक क्वेश्चन रहता है। तो आप डायरेक्शन रीजनिंग में भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% रहेगा, एकदम 100%, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में जाने से मना किया जाता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में मेनका कौन देवता कर अप्सरा रहे। मेनका कौन होता है दोस्तों, तो मेनका जो वन हिरनी हरिणी रानी होती है वही कौन होती है, मेनका होती है, ठीक है। मेनका देवलोक की अप्सरा मेनका, जो कि इंद्रदेव भगवान का रानी होती है, ठीक है, इंद्र देवता की रानी होती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं हम लोग। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनल क्रिया का कहायला। तो विशेष संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बना हुआ क्रिया दोस्तों नाम धातु क्रिया कहलाता है, ठीक है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाला क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, याद रख लीजिएगा। क्रिया का भेद है एक नाम धातु क्रिया जो कि सबके हिसाब से आया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। नीके रह शब्द कौन भाव के व्यक्त करेला। नीके रह अर्थात नीके का अर्थ हुआ तुम नेक रहो, खुश रहो, तो इस तरह का, तो यह आशीर्वाद शब्द है, ठीक है, आशीर्वाद को व्यक्त करता है। चलिए 64 देखते हैं हम लोग। विस्मयादि बोधक अव्यय कर बाद कौन विराम चिन्ह कर व्यवहार होवेला। तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है दोस्तों, सबको पता है विस्मयादि बोधक के बाद इस तरह का एक रहता है, उसी के नीचे में एक बिंदु रहता है, उसी को विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह कहा जाता है। चलिए 65 देखते हैं। जून कौन किस्म का अव्यय है के। तो जून कौन किस्म का है दोस्तों, क्योंकि जोर देने के लिए जून का प्रयोग किया जाता है और जून एक प्रकार का निपात होता है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। खुशी व्यक्त करे वाला शब्द देवल में से कौन है के। खुशी व्यक्त करने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे ही मैच हम लोग जीत जाते हैं तो वाह वाह कह के हम लोग नारा लगाने लगते हैं। तो वाह जो है वह खुशी के लिए, ओह तो दुख के लिए, हे राम मुसीबत के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अकेले क्या दिख रहा है, वह जो है यह खुशी के लिए दिख रहा है। चलिए 67 देखते हैं। देवल में से कौन शब्द जो भी क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है, कादो होता है, मिट्टी होता है, और मिट्टी में क्या पड़ जाता है, पानी पड़ जाता है, और वह पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो अब मिट्टी में बड़ा हमेशा पानी पड़ा हुआ रहेगा तो वह क्या बन जाता है, दलदल बन जाता है। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछा था, तो जो भी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, दलदल भी कह सकते हैं।
चलिए 68 देखते हैं। देवल में से कौन शब्द घाघ कर पर्यायवाची है क्या? ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जोन्हा घाघ, ठीक है, पंच घाघ, पंच घाघ कहते हैं ना, अर्थात पंच जलप्रपात, ठीक है, 5 धाराओं का जलप्रपात को पंच जलप्रपात कहते हैं। तो यहाँ पे जलप्रपात जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। क्रिया कर जे रूप में क्रिया कर आवेक समय, आने वाला समय का बात हो, आवेक समय में होवेक कर जानकारी मिले वो कौन काल होवेला? आने वाला समय में दोस्तों, अभी आया नहीं, आने वाला, तो भविष्यत काल होगा, सबको पता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, जेएसएससी सचिवालय का एग्जाम होगा, ये 100% होगा और ये भविष्य काल का मामला है। चलिए 70 नंबर हम लोग देखते हैं। काल कर का मतलब होवेला। अब यहाँ पे काल का मतलब आपसे पूछा है, तो काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो काल एक प्रकार का क्या है, समय को ना डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देवल में से सौभे होगा, समय भी हो जाएगा, पहर भी, समय को ही पहर कहते हैं, बेरा भी को भी समय कहते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए 71 देखते हैं। वाक्य में जे शब्द कोनो करे चाहे होवे कर जानकारी देवे न उके का कहल जाएला? किसी काम का होने का या करने का जानकारी मिलता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया का परिभाषा देख लिए और क्रिया का भेद इससे ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। मूल क्रिया कर आधार पर वाक्य कर कैठो भेद हो है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया मूल क्रिया, तो मूल क्रिया के आधार पे वाक्य का 2 भेद बताया गया है, ठीक है। मूल्य क्रिया, तो मूल क्रिया के आधार पे तो कौन बताया है दोस्तों, अकेले हमें कौन बताया है, सुधीर कुमार बताया है कि मूल के आधार पे 2 होता है, सकर्मक और अकर्मक। बाकी सदानी व्याकरण में आपको क्या बताया गया है, मूल तो बताया ही नहीं गया है, सिर्फ रचना के आधार पर बताया गया है। वीरेंद्र कुमार में भी रचना के हिसाब से बताया गया, ठीक है। चलिए 73 नंबर हम लोग देखते हैं। अलबत सुंदर काम कर ले मैया, ठीक है। मैया जो है, मैया किसको कह रहा है, लड़की को कह रहा है, उस लड़की के को मैया से डिनोट करते हैं हम लोग नागपुरी में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अलबत सुंदर काम कर ले, ठीक है, अलबत सुंदर काम कर ले। तो वाक्य में अलबत का भाव के बता थे, तो अलबत किस भाव को बताता है दोस्तों, तो नगद को बताता है, ठीक है, नगद को भी अलबत हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। उद्देश्य और विधेय, ठीक है, विधेय केकर अंग है के? तो हम लोग को सबको पता है किसका अंग है दोस्तों, यह वाक्य का अंग है, ठीक है। वाक्य का 2 अंग होता है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, पहले के प्रैक्टिस सेट में हम बता चुके हैं इसका विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो पिछला प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए 75 नंबर देखते हैं। मोय परीक्षा में झुनझुना बैठमू, प्रस्तुत वाक्य में कौन काल का व्यवहार, परीक्षा होने वाला होता है, ठीक है, तो यह भविष्यत काल को डिनोट कर रहा है, तो यह भविष्यत काल हो जाएगा। चलिए 76 नंबर देखते हैं। मोर आयो धंगरीन से बासन मंजवाएला, प्रस्तुत वाक्य कौन क्रिया में है? अब यहाँ पे मंजवाने का बात हो रहा है, बस बर्तन, बासन का अर्थ होता है बर्तन, और बर्तन धोने का बात तो किससे धोने का, तो यहाँ पे धंगरीन से धुलवाती है, तो यहाँ पे धुलवाती है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा कर रही है उससे कि तुम इसको धो दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। लंपट शब्द केकर समानार्थी शब्द है के? अब लंपट शब्द किसका है दोस्तों, तो लंपट जो है वह यहाँ पे टुसुत दिया हुआ है, ठीक है। लंपट का मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख का मतलब, मूर्ख को भी क्या कहते हैं, समानार्थी टुसुत कहते हैं, ठीक है, टुसुट, ठीक है, टुसुट कहिए या मूर्ख कहिए या लंपट कहिए, ये सब पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए हम लोग 78 नंबर देखते हैं। सार्थक पद मनक मेल से बनल तर्क संगत और स्वाभाविक रचना का कहायला। अब यहाँ पे देखिए सार्थक शब्द से बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वह वाक्य कहेंगे दोस्तों, ठीक है। सार्थक पद से, सार्थक शब्दों के समूह को ही हम लोग वाक्य कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। कोटा कोटी शब्द
कर संबंध केकर से आया है, तो कोटा कोटि शब्द का संबंध जो है दोस्तों यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आप लोग को अगर पता होगा, जबकि इसका आंसर दिया हुआ है, लिंग दिया हुआ है। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है कि कोटा कोटि का मतलब क्या हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए 80 देखते हैं। डमकच संबंधी गीत कौन संस्कार में गावल जाएगा। डमकच कब गाया जाता है दोस्तों, शादी विवाह में गाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। उदासी गीत कर परंपरा में कौन तरह कर बाजा इस्तेमाल करते हैं, तो उदासी गीत में बाजा का इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देवल में से कोई नहीं, मांदर भी नहीं बजता है, ढोलकी भी नहीं और बांसुरी भी नहीं, क्योंकि उदासी वाला में बाजा बजाने का कोई रिवाज ही नहीं है। कभी कभी बजा दिया जाता है लेकिन जनरली नहीं बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 82 नंबर। मति करु पलायन नीच प्रांत छोड़ी काव्य पंक्ति कर रचनाकार के है कै। लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग लिस्ट में देख लीजिएगा, लिस्ट में देखिएगा आपको पता चल जाएगा। राम उचित सिंह के द्वारा इन सब का रचना किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर। पंचम साहू कर कौन कहनी बनकेवरा नामक किताब में छप है, तो कौन सा है दोस्तों, पंचम साहू के द्वारा बंगला कर सुख जो कहानी है वो छपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूरज 84। सूरज और रोशनी कौन रचना कर पात्र है के, तो सूरज और रोशनी किसका है दोस्तों, इंजोत नाटक। इंजोत नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। पहले भी पूछ चुके हैं, एक बार फिर से इसका पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर। सीतक बूंद शीर्षक रचना कौन विद्या में आया है। अब यहाँ पे सीतक बूंद जो है वह किस रचना में है, किस शीर्षक में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए शीर्षक जो है क्या पूछा है, सीतक बूंद का पूछा है। तो सीतक बूंद क्या होता है दोस्तों, यह एक कविता है। और सीतक बूंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। संगे चलब कविता कर मूल बात का है कि संगे चलब, देखिए सबको साथ में लाने का बात हो रहा है। संगे तो मतलब क्या होगा, एकजुटता लाने की बात होगा। मूल बात क्या है, एकजुट करना सबको। ठीक है, कौन सबको, तो झारखंड के लोगों को एकजुट करना है और झारखंड के विकास में सहायक बनने के लिए प्रेरित करना है। चलिए 87 देखते हैं हम लोग। नागपुरी में काव्य लिखे वाला कौन कवि कर उपनाम हंसमुख है। अब हंसमुख किसका है दोस्तों, मधु मंसूरी हंसमुख उपनाम है। मधु मंसूरी का उपनाम हंसमुख है, सबको याद है। चलिए 88 देखते हैं। देवेंद्रनाथ पाठक कर गीत रचना कौन राग में बनकेवरा भाग 1 में प्रस्तुत आ है। अब यहाँ पे देवेंद्रनाथ पाठक, तो देवेंद्रनाथ पाठक का दोस्तों क्या कविता लिखे हैं, तो देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा मति करु शान कविता लिखा गया है। ठीक है, क्या, मति करु शान। अब मति करु शान जो कविता है वह किस में लिखा गया है दोस्तों, तो हम लोग को सबको पता है कि यह मर्दानी झूमर में, झूमर का भी एक उपभाग होता है का मर्दानी झूमर, तो मर्दानी झूमर राग में ही मति करु शान कविता लिखा गया है, जो कि देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा लिखा गया है। चलिए 89 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करो, कर भर से गुर कतारी। ठीक है, डॉट 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 कर भर से गुर कतारी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दादा कर भर से। ठीक है, दादा का भर से सारा गुर क्या हो जाएगा, कतारी। सारा कर भर से गुर क्या है, गुर कतारी। ठीक है, गुर कतारी, जैसे गुर से ही हम लोग का कतारी बनता है। तो यहाँ पे अब दादा का अगर हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि वो आके बनाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह से ये नेगेटिव सेंस में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। देवल कहावत के पूरा करो, कानी गाय कर अलगे बखान। ठीक है, तो गाय हो जाएगा, कानी गाय का अलगे बखान, मतलब जो काना, जो अपंग होता है ना, जो जिसका कोई ना कोई अंग होता है, तो जनरली वो लोग को समाज में बदमाश का लक़ब दिया जाता है। बदमाश का उसको क्या देता है, बदमाश का एक उपनाम दे देता है, ऐसा प्रचलित है, इसीलिए यह कहावत बना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। खुदी बाबू कौन कहानी का पात्र है, तो खुदी बाबू कौन कहानी का पात्र है, किसको नहीं पता है, सबको पता है दोस्तों।
खुदी बाबू जो है वह त्रिफला का है। त्रिफला में नायिका का नाम क्या होता है? तो नायिका का जो नाम होता है उसको कमेंट करके आपको बताना है। त्रिफला कहानी में जो मुख्य नायिका है, नायिका किरदार है, उसका नाम आपको बताना है। चलिए 92 नंबर देखते हैं। जाम डायर कहानी में चोटिया नामक पात्र का काम करेला। तो चोटिया है दोस्तों क्या करता था? वह काड़ा चराता था। ठीक है, काड़ा किसको बोलते हैं? तो भैंस का, भैंस क्या होता है? भैंस अपने आप में फीमेल वाला है और जो काड़ा है वह मेल होता है। ठीक है, काड़ा जो है वह मेल होता है। अब यहाँ पे काड़ा जो है वह चराता था, किसका काड़ा को चराता था? तो घनघोर सिंह का काड़ा को चराता था। ठीक है, कौन? चोटिया। और देसा से डर गया था कौन? वहाँ का मुखिया था कौन? घनघोर सिंह मुखिया था। और यहाँ पे जो देसा था, भोला का जो बेटा था देसा, उसका लोकप्रियता से यह डर चुका था, इसीलिए यह चोटिया को अपने यहाँ गाय चराने, भैंस चराने, काड़ा चराने के लिए ले आता है और उसका ज़मीन का क्या करता है? अपने मेरा है कह के दावा ठोकवा देता है। कौन? घनघोर सिंह। और फिर देसा को क्या करता है? यहाँ से बाहर निकाल देता है। चलिए 93 नंबर देखते हैं। देवल कहावत के पूरा करो, अघन कर मरद, भादो कर क्या? भादो कर बरद। अघन का जो मरद है, क्योंकि अघन में क्या होता है? अघन में बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, और हम लोग को अन्न, जो अन्न का प्राप्ति होता है अघन में ही होता है। अभी देखिए बरसात नहीं हो रही है, अकाल की अवस्था में अब हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर बारिश होता तो अभी सबका खेत जो है वह हरियाली से छा जाता, और अघन जब आता है तो वहाँ से फसल हम लोग के यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन अभी इस बार नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बरद होगा। चलिए 94 नंबर देखते हैं। देवल पहेली कर उत्तर बताओ, ठेप चरय मुंडे मास। ठेप चरय मुंडे मास किसको बोला जाता है? भेलवा को बोला जाता है। ठीक है, भेलवा एक प्रकार का फल होता है, इसी को बोला जाता है। चलिए 95 नंबर देखते हैं। देवल बुझवैल कर सही जवाब दे, छोटे मोटे डोभा उपला कर शोभा। अब यहाँ पे छोटा मोटा डोभा, डोभा का मतलब क्या होता है? ये पानी वाला जगह होता है, इसमें पानी भरा हुआ होता है। तो ऐसा ही छोटा मोटा एक डोभा है, और उसमें क्या है? उपला क्या है? उपला उसका शोभा बढ़ा रहा है, उसमें कोई चीज़ उपला हुआ है, कोई चीज़ उसके पानी के ऊपर में छाया हुआ है, तो वह उसका शोभा बढ़ा रहा है। तो उसमें क्या बोलते हैं? उसको पुआ रोटी को कहते हैं, क्योंकि कढ़ाई ऐसी तरह का होता है और कढ़ाई में ही यह पुआ रोटी छनता है, तो इसका शोभा बढ़ जाता है इस कढ़ाई का, इसीलिए यह बुझवल बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 96 नंबर। आघाल बोकली पोठी तीता, कौन किस्म कर कथन है के। अब यहाँ पे कौन किस्म कर होगा? अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यह मेरा कहावत है। ठीक है, कहावत है, तो यह कहावत है, एक तरह से यह प्रचलित है। जब किसी इंसान का पेट भरा हुआ रहता है तो उसको अच्छा चीज़ भी दे दीजिएगा तो क्या बोल देगा? कि वह अच्छा नहीं है, वह तीखा लग रहा है, नमक ज़्यादा है, या मीठा नहीं है, तो इस तरह का वो बहाना करेगा। तो उसी के बारे में यह बोला जाता है, अघाल बोकली पोठी तीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। नागपुरी कर भीष्म पितामह के कहल जाए है। तो नागपुरी का भीष्म पितामह दोस्तों यहाँ पे देवल में से किसी ने, तो आखिर किसको कहा गया है? तो नाम तो आपको जानना होगा। तो भीष्म पितामह योगेंद्र नाथ तिवारी को कहा गया। योगेंद्र नाथ तिवारी ऊपर के ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट आप लोग को योगेंद्र नाथ तिवारी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 98 नंबर देखते हैं। ऐठल जनी कादो खाए। कादो कौन को खाता है दोस्तों? पहले यहाँ में से देख लीजिए, कादो कौन कौन खाता है? तो कछुआ खाता है? नहीं खाता है। गाजर खाता है? नहीं। ये सब क्या है कि गाजर जो है वह मिट्टी से उपजता है लेकिन खाता नहीं है। कमल का फूल है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कादो खाता नहीं है। और कादो अर्थात कीचड़ खा के कौन बढ़ता है, कौन अपना ज़िंदगी गुजार करता है? घोंघी जो है ना दोस्तों, वो अपना ज़िंदगी काटता है। घोंघी रह जाए या जोंक रह जाए तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐठल कह दिया है ना, तो घोंघी देखिएगा, जो घेंगा होता है वह ऐठाया हुआ होता है, घुमा हुआ होता है, इसलिए ऐठल जनी कादो खाए तो घोंघी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। कौन किस्म का लोक सुभाषित भाग के ज्ञान कर त्रिवेणी कहल जाहेला। अब यहाँ पे देखिए, सुभाषित भाग का कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको ज्ञान का त्रिवेणी कहा गया है? तो किसको कहा गया है दोस्तों? बुझवल को कहा गया है। ठीक है, बुझवल में बहुत सारा ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ज्ञान की त्रिवेणी तक की संज्ञा दी गई है। चलिए 100 नंबर देखते हैं। कौन लोक सुभाषित में
सुभाषित के संस्कृत में पढ़े-लिखा कहल जाए है। तो कौन किसको कहा गया है दोस्तों? पढ़े-लिखा। पढ़े-लिखा देखिए पहेली इससे जुड़ा हुआ टाइप का है, तो संस्कृत में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो यह पहेली को कहा गया है। तो इस तरह से देखिए हम लोग आज के सेशन में भी 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं विथ एक्सप्लेन के साथ, सबका व्याख्या के साथ हम लोग इसका प्रश्न उत्तर किए हैं दोस्तों। इसलिए यह सेशन बहुत ही मज़ेदार है। अगर जो लोग अभी तक इस सेशन को नहीं देख पाए हैं दोस्तों, उन लोगों तक इस सेशन को पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग इतना बस कीजिए, मैं आप लोगों से बस इतना ही सपोर्ट चाहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर पीडीएफ जो बंदा अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द पीडीएफ भी ले लीजिए। हो सकता है दोस्तों अगले 15 दिन में एमएसएच क्लासेस के नाम पे एक प्रैक्टिस सेट मार्केट पे आएगा, ठीक है। अब यह प्रैक्टिस सेट आएगा बहुत ही मज़ेदार। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ बहुत सारा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस भी डाल दे रहा है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस सेट आएगा, लॉन्च होगा दोस्तों, वह फुल्ली अगर देखा जाए तो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन रहेगा जो एक दो पूछता है, तो बस एक या दो क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा कभी भी एक सेट में बाहर से नहीं रहेगा उतना। इसलिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत मज़ेदार होने वाला है और अगले 15 दिन में यह लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तब आप इसका इंतज़ार कीजिए। और हो सकता है नेक्स्ट वीक से एमएसएच क्लासेस का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9097285877 पे, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया ना दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए। कल हम लोग फिर इसी समय नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।